एवरीवन, मैं ईरम, आपका आफिन एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का सिविक्स का बुक फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जिसको आज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे लद्दाख, जो कि हमारे इंडिया में ही है, एक स्पेस है। वहाँ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या है वहाँ का। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लद्दाख इज़ अ डिज़र्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो डिज़र्ट एरिया है और वो कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर। कहा जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा खेती वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का जो वर्षा है वो अच्छे ढंग से नहीं होता है और वहाँ का जो लार्ज पार्ट है स्नो से कवर होता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। और बहुत कुछ ही पेड़ हैं जो वहाँ पे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। यानी कि गर्मी के दिनों में जो वहाँ के लोग हैं, वो जब स्नो पिघलता है, यानी जो बर्फ़ वहाँ पे हमेशा रहता है, वो जब पिघलता है तो पीने के पानी के लिए लोग उस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पीपल हेयर कीप सीप एंड गॉड्स। जो यहाँ के लोग हैं वो सीप और गॉड्स रखना पसंद करते हैं। द गॉड्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पैस्मिना वूल। यहाँ जो लोग हैं गॉड रखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जो गॉड्स है उससे हम लोग को पैस्मिना वूल उन लोग को मिल जाता है, इसलिए वो उन लोग रखना पसंद करते हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पैस्मिना सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और जो पैस्मिना वूल से पैस्मिना सॉल बनता है उस सॉल का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है और बहुत स्पेशल होता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं जो अपने घरों में रखते हैं, बहुत अच्छे से कलेक्ट करते हैं उस वूल को और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। पैस्मिना सॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर। और जो पैस्मिना सॉल है वो कश्मीर में ओवन किया जाता है, उसकी बुनाई की जाती है अच्छे से। आगे देखिए द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ का भोजन है, वो ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स। ईट मीट यानी कि मीट पसंद करते हैं, और जो मिल्क का प्रोडक्ट्स होता है जैसे कि चीज़ और बटर खाना पसंद करते हैं। इच फैमिली ऑन सम गॉड्स काउज एंड डजोज या काउज। यानी कि यहाँ के जो प्रत्येक फैमिली हैं उन लोग अपने तरीके से अपने घरों में अलग अलग तरह से सभी लोग गॉड्स और काउज रखते ही हैं। बेइंग अ डिज़र्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। लद्दाख डिज़र्ट एरिया होने के बावजूद ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called तिब्बत। यानी कि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट, यानी अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है यहाँ के रूट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मध्य एशिया के लोग यहाँ पे आए, जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है। दिज कैरावंस कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेज, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और जब वहाँ पे वो लोग आए तो बहुत सारे चीज़ अपने साथ लेके आए, जैसे टेक्सटाइल, स्पाइसेज, मसाले वगैरह हो गए, रॉ सिल्क हो गया एंड कारपेट्स वगैरह, मतलब बहुत सारे चीज़ अपने साथ वहाँ पे लेके आए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिलीजन यहाँ पे कैसे आया, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, इस तरीके के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिज़्म रिच तिब्बत विया लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। यानी कि जो बुद्धिज़्म है और तिब्बत पहुँचा, जिसे और लद्दाख पहुँचा, और इस लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। यानी कि जो इस्लाम है वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब वहाँ पे आया 400 ईयर्स एगो, यानी कि 400 साल पहले इस्लाम वहाँ पे आया। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। और लद्दाख में अच्छे खासे मुस्लिम के लोग का पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में बहुत अच्छा ट्रेडिशन है सॉन्ग्स का, पोएम्स का। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बत नेशनल एपिक द केसर सागा। यानी कि वहाँ का जो नेशनल एपिक है केसर सागर कहते हैं, जो कि परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। जो कि इस नेशनल एपिक को दोनों के द्वारा, यानी कि मुस्लिम के द्वारा भी और बुद्धिस्ट के द्वारा भी संग किया जाता है, यानी कि गाया जाता है। यानी वहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी के लोग इस सॉन्ग को अपने तरीके से गाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे केरला के बारे में, जो कि हमारे इंडिया का एक स्टेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। यानी कि केरला जो स्टेट है वो हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर में आता है इंडिया का। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यानी कि एक तरफ उसका जो सराउंड है, मतलब आसपास का जो सी लेवल्स है, ऑन वन साइड हिल्स ऑन द अदर, यानी कि दूसरे तरफ हिल्स वगैरह हैं।
A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. यानी कि जो है हिल वाला पार्ट है वहाँ पे काली मिर्च, लौंग वगैरह और जो इलायची होते हैं उसको उगाया जाता है. इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन. यानी कि यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि केरला एक बहुत ही अच्छा राज्य है जहाँ पे अच्छे अच्छे मसाले उगाए जाते हैं. एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स के लिए बहुत ही आकर्षित करने वाला जगह है. जाविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. यानी कि यहाँ पे जो स्पेस है जाविस, जाविस कहते हैं यहूदी लोग को. एंड अरब ट्रेडर्स वेर इन द फर्स्ट टू कम हेयर, यानी कि ये लोग फर्स्ट ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे आए. द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सन थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली. यानी कि क्रिश्चियन लोग के सन थॉमस एक इंसान का नाम है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वहाँ पे आए. और फिर देखिए नेक्स्ट, 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. यानी कि 2000 साल पहले वो यहाँ पे आए और क्रिश्चियनिटी जो इंडिया आया ये क्रेडिट दिया जाता है उन्हीं को, उन्हीं के द्वारा आया. मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर. यानी कि बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए और यहीं पे वो लोग सेटल हो गए. इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो. इब्न बतूता यहाँ पे 700 ईयर्स एगो पहले आए, यानी कि 700 साल पहले. रॉट अ ट्रैवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम. यानी कि जब वो यहाँ पे ट्रैवल किए तो अपने ट्रैवल के बारे में बहुत अच्छे से लिखे और उसमें उन्होंने मुस्लिम के जीवन के बारे में भी अच्छे से लिखा और डिस्क्राइब किया है उन्होंने. वो कहते हैं अपने ट्रैवलग में एंड सेज दैट दे वेयर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी. यानी कि जो केरला है वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हाईली रिस्पेक्टेड है, यानी कि उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है. द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद द शिप हेयर. यानी कि जो पोर्तुगीज़ हैं वो डिस्कवर किए सी रूट को इंडिया में, क्योंकि यूरोप के लोग जो यहाँ पे वास्को डी गामा आए थे शिप के द्वारा उनसे सी रूट का पता चला. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. क्योंकि केरला में बहुत अलग अलग तरीके लोग का इन्फ्लुएंस हुआ, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और वो लोग अपने साथ अलग अलग रिलीजन को लेके आए. जैसे कि जुदाइज़म, इस्लाम. जुदाइज़म एक तरह से ये जाति होता है, यानी यहूदी लोग को कहा जाता है. इस्लाम मुस्लिम को कहा जाता है. क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन लोग. हिंदुइज़म हिंदू एंड बुद्धिज़्म. यानी कि इस तरह के कुछ धर्मों का वहाँ पे विस्तार हुआ. द फिशिंग नेट्स यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स. यानी कि वहाँ पे जो नेट का यूज़ किया जाता है मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए, और एग्जैक्टली चाइनीज़ फिशिंग नेट के जैसा लगता है. एंड आर कॉल्ड चीना वाला. और उस नेट को क्या कहते हैं? चीना वाला कहते हैं. इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी. यानी कि जो यूटेंसिल का यूज किया जाता है, जो बर्तन का यूज किया जाता है फ्राई करने के लिए, उसे चीना चट्टी के नाम जाना जाता है. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, विश्वास किया जाता है, द वर्ड चीन वुड कम फ्रॉम चाइना. और जो वर्ड चीन है वो चाइना से आया है. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर इट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. यानी कि जो केरला का क्लाइमेट है उससे उसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस यानी कि चावल की खेती होती है. और वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो ईट राइस एंड फिश, यानी कि उन लोग चावल और मछली खाना और कुछ कुछ सब्जियां खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. हम लोग ये सब डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे इंडिया में ही कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. आगे नेक्स्ट दिया हुआ है, वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स. यानी कि केरला और लद्दाख का हमने देखा कि जो वहाँ का जो जियोग्राफिकल फीचर है वो डिफरेंट है. द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बिन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेज. लेकिन वहाँ का जो हिस्ट्री है, जैसे जैसे कल्चर का विस्तार हुआ, जैसे जैसे नए नए लोग एक दूसरे में शामिल हुए, जो हिस्ट्री है वो दोनों लगभग लगभग सिमिलर है. बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स. यानी कि दोनों का जगह का जो ट्रेडर्स आए वो चाइनीज़ और अरब के आए. इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेज एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स ऊल दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स. यानी कि जो यहाँ पे जियोग्राफी है इस तरह का कि केरला में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन खेती होता है स्पाइसेस का, यानी कि बहुत ज़्यादा मसाले की खेती होती है. एंड जो लद्दाख का स्पेशल फीचर है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊल वगैरह वहाँ लोग कलेक्ट करते हैं. यानी कि दोनों जगह का बहुत ही अच्छा अपने अपने तरीके से ट्रेडर्स के मामले में होता है. आगे देखिए, दिस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ रीजन. यानी कि
जो अलग अलग हिस्ट्री या जियोग्राफी है दोनों जगहों को, यही चीज़ें हैं जो बांधे रखती है एक साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, यानी कि जो ये डाइवर्स मतलब अलग अलग कल्चर है, ये पास्ट की बातें नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, यानी कि आज का दौर का भी जो काम है, लोग काम खोजने के लिए करने के लिए प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, यानी कि अलग अलग जगह काम करने के लिए जाते हैं। एंड विथ ईच मूव आर कल्चर ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन, यानी कि जब लोग काम के सिलसिले में कहीं अलग जाते हैं तो अपने साथ कुछ कल्चर ट्रेडिशन लेके जाते हैं, और उसको और जो वहाँ पे जाते हैं वहाँ का ट्रेडिशन दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं। यानी लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग काम करने के लिए जाते हैं और फिर एक साथ मिल जाते हैं, तो उन लोग का ट्रेडिशन और कल्चर का मिलावट हो जाता है और वो इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग का कल्चर का विस्तार हो जाता है और डाइवर्सिटी हो जाती है। Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities, यानी कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी बहुत तरह के कम्युनिटीज़ हैं, मतलब अलग अलग जाति धर्म कास्ट के बेस पे, तो हम लोग बहुत डाइवर्स एरिया में रहते हैं। Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ें स्टोरी सुनते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडिशन सुनते हैं, फिर भी हम लोग अच्छे से साथ में रहते हैं। नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में भी एकता। हम लोग का जो इंडिया है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ पे यूनिटी है यानी एकता है, लोग मिलजुल के रहते आ रहे हैं और रह रहे हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकोगनाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि इंडिया का जो विभिन्नता है, यानी यहाँ पे जो अलग अलग ट्रेडिशन अलग अलग कल्चर रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कपड़े पहनावा होता है उन लोग का, तब भी जो यहाँ का डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ के तरीके से देखा जाता है। यानी कि यही सब जो चीज़ें हैं जो इंडिया की ताकत हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे थे, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर, यानी कि यहाँ पे जो ये देश है कंट्री इंडिया, यहाँ पे जब ब्रिटिश का रूल हो रहा था तो बहुत सारे वुमेन मेन सब एक साथ आए, चाहे वो कोई भी कल्चर के हो कोई भी रिलीजन के हो और कोई भी उनका रीजनल बैकग्राउंड हो, फिर भी वो कम टुगेदर यानी कि एक साथ आए टू अपोज देम, यानी कि ब्रिटिश रूल का विरोध करने के लिए वो एक साथ आए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट, यानी जब मूवमेंट के लिए यहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे थे अपने मूवमेंट के लिए, तो इंडियाज़ में बहुत सारे मूवमेंट हुए आप सब जानते हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग आए। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन, यानी कि उन लोगों ने एक साथ काम किया क्योंकि एक साथ एक्शन लेने के लिए दे वेंट टू जेल टुगेदर, और वो एक साथ जेल भी गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और बहुत अलग अलग तरीके से ब्रिटिशियनों का उन्होंने विरोध किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वेर सो डिफरेंट, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, लोग अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग बोलते हैं, उन लोग कहीं से भी सिमिलर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि वो डिवाइड कर सकते हैं इंडियन को, और क्योंकि वो अलग अलग हैं, एंड कंटिन्यू टू रूल देम, और वहाँ पे आराम से रूल कर सकते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन वहाँ के लोगों ने यानी कि इंडिया के लोगों ने ये दिखा दिया कि वो लोग डिफरेंट होने के बावजूद यूनाइटेड हैं, यानी कि एक साथ हैं इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका विरोध करा, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो इंडिया के लोग हैं अलग अलग होने के बावजूद, विभिन्नता भरा देश होने के बावजूद वो लोग एक साथ आए और वो ब्रिटिश का विरोध किए और उस पर जीत भी पाई। यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हुए हैं जो कि उन लोगों के लिए हैं जो कि शहीद हो गए अपने देश के लिए, उन्होंने बैटल लड़ा ब्रिटिश के खिलाफ। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group. ये सॉन्ग तब गाया गया था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग आराम से जमा हुए थे और वहाँ का जो जनरल है वो ओपन फायर लार्ज ग्रुप, यानी कि बहुत सारे लोगों पे
अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनिंग एंड वॉन्डिंग इवन मोर, यानी कि जो वहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए वहाँ पे जो लोग जमा हुए थे, वो वहाँ पे जनरल क्या किया कि उन लोग को मरवा दिया, किलिंग यानी कि मरवा दिया, जो कि पीसफुल मीटिंग कर रहे थे, उसमें कुछ भी दंगा नहीं हो रहा था। Men and women, Hindu, Sikhs and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British, यानी कि वहाँ पे महिलाएं और जितने भी पुरुष और कोई भी धर्म हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग गैदर हुए थे यानी जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश का खिलाफ आंदोलन वहाँ पे स्टार्ट किए थे वो लोग और बहुत ही आराम से वहाँ पे जमा हुए थे। दिस सॉन्ग वॉज composed एंड sung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, यानी कि ये जो सॉन्ग ऊपर दिया गया है ये उन लोगों के लिए गाया गया था और उन लोग के लिए लिखा गया था जो कि एक मेमोरी बना के चले गए। उन्होंने अपोज करना शुरू किया वहाँ पे, लेकिन क्या किया जनरल कि उन्हें सबको मरवा दिया, इसलिए उन ब्रेव लोगों के लिए ये सॉन्ग गाया गया। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है जो कि हमारे इंडिपेंडेंस डे का है, जब वहाँ पे पंडित नेहरू ने स्पीच दिया था। देखिए हम लोग नेक्स्ट उनके बारे में पढ़ रहे हैं। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity, यानी कि जब वहाँ बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सारे सॉन्ग और सिंबल का यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि ये लोगों को याद दिला रहे थे, उनके स्ट्रगल को याद दिला रहे थे और अपनी कंट्री का रिच ट्रेडिशन के बारे में जो रिस्पेक्ट है डाइवर्सिटी में, विभिन्नता होने के बावजूद इतना रिस्पेक्ट है, इस चीज़ का याद दिला रहे थे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, क्या आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप इंडियन का जो फ्लैग है उसके बारे में उसका हिस्ट्री जानते हैं? इट वॉज यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर, यानी कि ये जो फ्लैग है, ये जो सिंबल है, उस टाइम प्रोटेस्ट जब हो रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट तो लोगों ने इसको हर जगह यूज़ करा था, यानी कि इस्तेमाल करा था। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक का नेम है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, कहा जा रहा है कि इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside but rather, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बुक में लिखते हैं कि जो इंडिया का यूनिटी है वो इंडिया पे थोपा नहीं गया है बल्कि ये खुद से आया है, यानी इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद इतना यूनिटी है, ये कहीं से लोग इम्पोज नहीं किए हैं बल्कि ये लोगों के अंदर मन में ये रिस्पेक्ट है जो एक साथ लोग रह रहे हैं। इट वॉज समथिंग डीपर and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged, यानी जितना भी विभिन्नता है ये और जो अलग अलग प्रकार के कस्टम और बिलीफ लोग रखते हैं, ये प्रैक्टिस है, इनकरेज करता है लोगों को इतना विभिन्नताओं के साथ जीने में। इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, यानी ये जो लाइन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये लाइन जो फ्रेज है वो नेहरू के द्वारा दिया गया है। जब वो कंट्री को डिस्क्राइब कर रहे थे, कंट्री के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने एक लाइन दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा विभिन्नता होने के बावजूद यूनिटी है, इसलिए लाइन दिया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है इंडियाज़ नेशनल एंथेम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो इंडिया का नेशनल एंथेम है और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया है, इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथेम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, और आगे कहा जा रहा है कि ये यूनिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। यानी हम लोगों ने इस चैप्टर में मेन तरीके से डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, जो अलग अलग इस देश में रहने के बावजूद लोग एक साथ रह रहे हैं और उन्होंने मिलकर ब्रिटिश का विरोध किया, अपोजिंग की उन लोगों को, ये बहुत ही बड़ी बात थी। आज के लिए इतना ही, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।